गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेशों को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन जो होती है वो एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है। ऊन काफ़ी लंबी प्रक्रिया से प्राप्त होती है, जिसको हम निम्नलिखित चरणों से सम्मिलित कर सकते हैं। चरण 1, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है। यही प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है, यानी कि भेड़ों के जो बाल होते हैं उसकी सारे बालों की जो एक परत के रूप में हम उसके शरीर से उतार लेते हैं, यही ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जिस प्रकार नाई द्वारा बाल काटने के लिए वो मशीन प्रयुक्त होती है। बुजो कहता है, बुजो को आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बाल खींचता है तब दर्द होता है, परंतु जब बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि बाल खींचने पर स्किन भी, चमड़ी जो होती है वो भी खींचती है, तो चमड़ी के खींचने पर दर्द होता है, पर बाल को काटने पर बाल की कोशिकाएं मृत होती है, तो इसलिए हमें दर्द नहीं होता। तो सामान्यतः बालों को जो भेड़ों के बाल ऊन भेड़ों की जो ऊन की कटाई होती है, बालों की जो कटाई होती है वो बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक जो आवरण हैं जो उसको सर्दी से बचने के लिए उसको सारा सहायता करते हैं वो न रहें तो भी वह जीवित रह सकती है। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल कटाने पर आपके पिताजी के दाढ़ी बनवाने में बिल्कुल कष्ट नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि त्वचा के ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग भी आते हैं, जैसे आपके उग आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, भेड़ की ऊन उतारना यानी कि भेड़ के बालों की जो ऊन ऊन के रूप में होते हैं बाल, उनकी ऊन की कटाई, भेड़ों की ऊन उतारना यानी कि भेड़ों के बाल को उतारना ही ऊन की कटाई कहलाती है। अब है बेटा चरण 2, त्वचा सहित जितने भी उतारे गए बाल होते हैं उन बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी चिकनाई, धूल और गृत निकल जाए। यानी कि जो कोई भी बेटा भेड़ होती है तो वो कहीं पर भी बैठ जाती है। आपको पता है, वो कोई बेड पर, सोफे पर तो वो बैठती नहीं है, वो तो मिट्टी में कहीं पर भी बैठ जाती है। और कोई भी गिरी हुई वस्तु होती है तो उसको झाड़ू निकाल के खुद साफ तो नहीं करती, जहाँ उसको आराम करना होता है वो कहीं पर भी बैठ जाती है, जिससे उसके शरीर के ऊपर जितने भी बाल है उनमें धूल लग जाती है, चिकनाई भी लग जाती है, या कुछ ग्रत यानी कि कचरा वगैरह लग जाता है। तो ये फंसे हुए बालों में फंसे रहते हैं जितने भी धूल चिकनाई, तो इनको धोया जाता है। तो ये प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाता है। यानी अभिमार्जन का अर्थ यही होता है कि सफाई करना, धोना। आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। चरण 3, अभिमार्जन के बाद जब अभिमार्जन किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि छंटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है। जो भी रोमिल बाल होते हैं, रोएदार बाल होते हैं, अच्छे सॉफ्ट होते हैं, उनको कारखानों में भेज दिया जाता है। जहाँ विभिन्न गठन वाले बाल होते हैं उनको छाँट कर पृथक कर लिया जाता है। चरण 4, अगले चरण में क्या होता है कि जब बालों की छँटाई हो जाती है उसके बाद अगले चरण में बालों को धोने के बाद ही सुखाया भी जाता है। परंतु इससे पहले क्या होता है कि जो बालों के छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशे होते हैं उनको छांट लिया जाता है। और इन कोमल और फूले हुए बालों को, जो छोटे कोमल फूले हुए रेशे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? बर। तो कोमल छोटे फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, तो यानी कि बर को छांट लिया जाता है, जो कभी कभी आपके स्वेटर पर इकट्ठे भी हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके बालों की छटाई होने के बाद वापस अभिमार्जन करते हैं, यानी कि वापस धोया जाता है और उन्हें वापस सूखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उनको हम धागे के रूप में काम में ले सकते हैं। चरण 5, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई भी की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी के सामान्य ऊन काली भी हो सकती है, भूरी अथवा सफ़ेद होती है, तो हमारे को उसको अलग अलग रंग देने के लिए हम उनको रंग भी सकते हैं। चरण 6,
जो कि अंतिम चरण है, जिसको हम रीलिंग बोलते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेट तो लंबे लंबे जो रेशे होते हैं उनको काता जाता है, और काटने की क्रिया को हम काट कर बोल सकते हैं, कताई बोलते हैं। तो ये कताई किए हुए स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्रों में बुनने के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अपेक्षाकृत जितने भी छोटे रेशे होते हैं उनको काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। बूझो ये जानने को उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रख पाते हैं। क्योंकि सूती कपड़े जो होते हैं वो गर्मियों के लिए बने होते हैं, और ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो सर्दियों के लिए बने रहते हैं। क्योंकि ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो वायु को फंसाए रखते हैं, जिससे ऊनी वस्त्रों के बीच में कुछ ट्रैप होते हैं जिनमें वायु फंस जाती है, और हमारे शरीर के द्वारा जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को अंदर ही रखते हैं ऊनी वस्त्र स्वेटर, और हमारा शरीर गर्म होता रहता है। और सूती वस्त्रों में वायु फंसती नहीं है, जिससे बाहर की वायु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है और हमारे शरीर को ठंडा कर देती है। अब एक बेटा ये है आपके व्यावसायिक संकट। तो व्यावसायिक संकट क्या होते हैं, यानी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो व्यवसाय के रूप में किए जाते हैं, उनमें काफ़ी संकट होता है। जैसे कि ऊन उद्योग हमारे देश के अनेक व्यक्तियों के जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि ऊन जो बनाई जाती है ये एक उद्योग है, काम है, जिससे काफ़ी लोगों का जीवन चलता है, क्योंकि उनको रुपए मिलते हैं ऊन बनाने से। लेकिन छंटाई करने वालों का कार्य जो होता है बहुत ही जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। क्योंकि जंतुओं और मनुष्य में पाए जाने वाला एक घातक रोग है बेटा, जिसका नाम है एंथ्रेक्स रोग। ये एंथ्रेक्स जीवाणु के द्वारा फैलता है, और ये जब बालों की छंटाई करते हैं तो उस वक्त वो जीवाणु के संपर्क में आ जाते हैं, जो एक घातक रोग का कारक है एंथ्रेक्स नामक जीवाणु, जिससे सोल्टस रोग होता है। तो ये सोल्टस रोग आप ध्यान रखें कि एंथ्रेक्स जीवाणु से कौन सा रोग होता है, सोल्टस रोग। ये इतना घातक होता है कि रक्त रोग होता है, यानी कि ब्लड कैंसर जैसा ये रोग उत्पन्न करता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना ही व्यावसायिक संकट कहलाता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं जो लोग करते हैं, तो उसमें काफ़ी संकट रहता है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। तो बेटा आप फिर से ये चरण देखें कि सबसे पहले क्या होता है कि ऊन की कटाई होती है। फिर इस कटी हुई ऊन को इन टंकियों में डालकर इनकी धूल चिकनाई जितनी भी होती है वो हटा ली जाती है, जिससे बाल जो होते हैं सॉफ्ट अलग हो जाते हैं और चिकनाई से मुक्त हो जाते हैं। धूल मिट्टी जितनी भी होती है दूर हो जाती है। फिर इन बालों की छंटाई की जाती है और छोटे छोटे बालों को कारखाने बेच दिया जाता है, और इन छोटे छोटे बालों को वापस धोया जाता है, और इनसे जितने भी कोमल और फूले हुए रेशे होते हैं उनको छांट लेते हैं, और छांटने पर इन कोमल और फूले हुए रेशों को ही हम क्या कहते हैं, बर कहते हैं। वेरी गुड। अब आजकल जो अभिमार्जन होता है वो मशीनों के द्वारा होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इन मशीनों में अपना आप ही ये धुलते रहते हैं ऊन के रेशे। फिर ये डी के अंदर आपको दिख रहा है ऊन का धागा बनाया जाता है रीलिंग के द्वारा। अब है ये प्रक्रम, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि पहले ऊन की कटाई होती है, फिर अभिमार्जन किया जाता है यानी कि धोया जाता है उनको, फिर उनकी छँटाई होती है, और छँटाई होने पर और उनको धोया जाता है अभिमार्जन करके, फिर उनकी बर की छँटाई होती है। बर की छँटाई होने पर हम उनमें रंगाई करते हैं। रंगाई के बाद रीलिंग के द्वारा हम उनको लपेट कर धागे प्राप्त करते हैं, और उन धागों से वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। इसको आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं वीडियो के रूप में, कि सबसे पहले भेड़ों के जो बाल होती है उसकी परत को हटा लिया जाता है ऊपर की, और ये मशीन के द्वारा हटाया जाता है। ये मशीन आपको दिख रही है किस प्रकार मशीन से कटाई हो रही है।
और इससे इनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, कभी कभार थोड़ी मुश्किल भी होती है। अब इस ऊन को फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहाँ इनकी अच्छे से मशीनों के द्वारा, पहले हाथों से ही किया जाता था कार्य, अब मशीनों के द्वारा होता है, जिससे इन बालों को छोटे छोटे रूप में रेशों में बदला जाता है, हल्के हल्के अलग हो जाते हैं। और इन हल्के रेशों को अलग करने पर इनकी धुलाई भी की जाती है। फुहारे से आपको दिख रहा है कि इनको धोया जा रहा है, और हवा से हाथों हाथ सुखाया भी जाता है। फिर इन छोटे छोटे रेशों को अलग जगह भेज दिया जाता है, और फिर इनको वापस, यहाँ आपको दिख रहा है कि किस प्रकार वापस धुलाई हो रही है इनसे फुहारे के द्वारा। अब ये जो रेशे हैं बहुत ही कोमल हैं, और इन कोमल रेशों से इन रेलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है इसको। फिर रेलिंग पर चढ़ाने पर इनकी एक परत है वो इनसे रेलिंग से हटा ली जाती है, और पतले वस्त्र के रूप में इनको इकट्ठा किया जा रहा है। इन वस्त्रों से, ये आपको वस्त्र दिख रहा है, इन वस्त्रों से हम अलग अलग प्रकार के ऊन के वस्त्र तैयार कर सकते हैं। ये रीलिंग प्रोसेस हो रही है, और इनसे हमारे को ये जो धागे मिलते हैं, इनको तोड़ने पर हम देख सकते हैं किस प्रकार ये अपने को हल्के हल्के रेशे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब इन धागों पर कलर भी किया जाता है, जिससे अलग अलग रंगों में हम इनको बदल सकते हैं, और ये धागे ज़्यादा रीलिंग करने से मजबूत भी हो जाते हैं। इन धागों से वस्त्र का निर्माण किया जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये भी मशीनों के द्वारा ही हो रहा है सारा कार्य। अब यहाँ के क्रियाकलाप 3.4 अपने सहपाठियों के साथ इस विषय में पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना ये उचित है या नहीं। अगर भेड़ों के जो बाल हैं, अगर वो गर्मियों के मौसम में उतारते हैं तो ठीक है, क्योंकि सर्दियों तक वापस उन पर बाल उग आते हैं, जिनसे उनको सर्दी से बचाव हो सकता है। और भेड़ के शरीर पर जो बाल होते हैं वो उन्हें सर्दी से सुरक्षा करने के ही काम आते हैं। तो अगर गर्मियों में काटें तो सर्दियों में वापस उग सकते हैं, तो ये संभव है, उचित है। अब है आपके 3.2 रेशम, इसको हम कल पढ़ते हैं।